अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज फैज़ाबाद धरना केस की दोबारा एक अहम सुमात हुई। आज बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन आई। आज चिल्ला काट के वापस आने वाले शेख रशीद भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जिनके बारे में हमारे सहाफ़ी दोस्तों की ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसा लगता है उन्होंने चिल्ला नहीं काटा, योगा भी करवाया गया उनसे, योगा भी करवाया गया क्योंकि उनका बड़ा वज़न शज़न कम हुआ हुआ था। उन्होंने भी दो सवालात के बहुत अहम जवाब दिए जो असद तूर अनसेंसर्ड ने उनसे पूछे। एक, उन्होंने किन के कहने पर पटिशन दायर की थी, ये रिव्यू की, और दूसरा कि मुल्क में मकबूल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है या नवाज शरीफ। इस पर आपको उनके भी वर्जन सुनवाएंगे। लेकिन जो आज अबसार आलम साहब आज फिर कमरा अदालत में मौजूद थे, रोस्ट्रम पर भी आए, उन्होंने मौजूद जज साहिबान से आर्गू भी किया। वो उस पर अबसार आलम साहब का जो व्यू था उस पर अबसार साहब से बात करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हैं। इनसे पूछेंगे कि आज की अदालती समात में हुआ क्या पूरा, वो आपको व्यू लेके देंगे। लेकिन आज फिर अबसार भाई जो जस्टिस अतन मिल्ला थे, खुसूसी तौर पर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के वो शहरी हैं जिन्होंने वो काम किया जो किसी भी पाकिस्तान के शहरी को आइन पर अमल करते हुए करना चाहिए। यानी कि आपने प्राइम मिनिस्टर को खतूत लिखे, आपने आर्मी चीफ को खतूत लिखे, और उन्होंने कमीशन के बारे में भी कहा जिस पर आपको चीफ जस्टिस कादिफ आइसा ने भी कहा कि जो कमीशन है, चीफ जस्टिस को भी खत, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी खत, उसको भी खत लिखे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कमीशन अब कायम हो रहा है वो आर्मी चीफ को भी बुला सकता है, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकता है, और वो उनको भी बुला सकता है, चीफ जस्टिस को भी। तो अब चीज़ ये है कि कमीशन तो कायम हो गया, गो के जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मैं उस पर पहले आता हूँ, फिर बाद में जो आप जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अफसार साहब ने एक चीज़ जो मैं क्लियर कर दूँ इससे पहले, जो आज पिटिशन थी अफसार साहब की, उसमें अफसार साहब ने बड़ा क्लियर करके आज अदालत को रोस्ट्रम पर खड़े होकर कहा कि मैं दोबारा चेयरमैन पैमरा के ओहदे में दिलचस्पी नहीं रखता, बहाल नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो अदालती निज़ाम है वो बेहतर हो जाए, जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। तो अबसार साहब, क्या आपके साथ हुआ जो आप चाहते हैं किसी और के साथ ना हो? लेकिन ये तो एक लंबी कहानी है और आपको सब पता है, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे बीवी बच्चों के साथ, मेरे पूरे ख़ानदान के साथ जिस मुश्किलात में से हम गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं अभी भी। मैं सिर्फ उस नेक्सस पे बात करना चाहता हूँ जो अनहोली नेक्सस है इंटेलिजेंस एजेंसीज, जुडिशरी और मीडिया टाइकून्स के दरमियान। और ये अनहोली नेक्सस पार्लियामेंट और जमहूरियत को इस मुल्क में कमज़ोर करता है। आम आदमी के हकूक़ ना सिर्फ ये कि डाका पड़ता है बल्कि उन पर जुल्म किया जाता है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। ना मीडिया उनकी बात आगे लेके जाता है, ना अदलिया उनको इंसाफ देती है, और ज़ाहिर है पार्लियामेंट कमज़ोर हो चुकी है तो वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। तो ये मेरा दुख है जो मैंने आज अदालत से शेयर किया। मैंने कहा मुझे अपनी बहाली में दिलचस्पी नहीं है, मुझे वहाँ से कोई तनख्वाह लेने में दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कि अगर मुझे जो जिसमें से मैं गुज़रा हूँ, मेरे बाद आने वाले में से कोई पाकिस्तानी शहरी उस मुसीबत से ना गुजरे, उस कांटों भरे रास्ते पे ना चले जिसमें मैं चला हूँ, और उसके पाँव में वो कांटे ना चुभें जो मेरे पाँव में चुभे हैं उस रास्ते पे। तो मैं उस रास्ते को चाहता था अदालत को साफ़ कर दे कांटे, और ऐसा निज़ाम कम अज़ कम रिकमेंड तो करें, कम अज़ कम या अदलिया के हद तक अपने आप में वो इस्लाह लाएँ कि हम साइल उनके पास जाएँ तो 5-5 साल हमारी पिटिशनें पेंडिंग ना पड़ी रहें और फिर बगैर सुने 5 सेकंड में उठा के बाहर फेंक दी जाएँ। तो ये मेरा मकसद था। अफसर भाई, आपने जो जिस तरफ निशानदेही की कि एजेंसियों, मीडिया और अदलिया का जो नेक्सस है, इसका एतराफ़ चीफ जस्टिस कादिफ आइसा के रिमार्क्स में भी नज़र आया। उन्होंने कहा हमारी अदालत बाहर से कंट्रोल होती थी। ठीक है, कुछ लोग थे जो मर्जी से चाहते थे कौन सी पिटिशन फिक्स होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है, वो एतराफ़ कर रहे थे। ये जो बाहर से अदालत कंट्रोल होती थी, ये उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी तस्सीह कीजिएगा, और अगर मैं दुरुस्त हूँ तो ज़रा आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि आप उस सिस्टम का एक अंदर बैठ के मुशाहिदा कर रहे थे कि जब आसिफ सईद खोसा या साकिब निसार या गुलजार अहमद साहब का जो दौर था, उसमें एक ISI के कर्नल लियाकत साहब होते थे, वो पूरी पार्लियामेंट भी कंट्रोल करते थे और वो चीफ जस्टिस साहिबान को भी कंट्रोल करते थे। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और वो पैमरा चेयरमैन को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते रहे, और उनके साथ एक ब्रिगेडियर इरफान रामे होते थे, और उससे पहले ब्रिगेडियर ताहिर वफ़ाई थे, और उनके साथ उस वक्त के जनरल
रिजवान DGISA थे। तो ये नेक्सस है ना, इसी पे मैंने बात की और इसी को मैं ये चाहता हूँ कि ये क्यों ऐसा आइन और कानून के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं। जो देखें, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बहुत अच्छी बात किया कि एतराफ़ किया कि ये अदालत पहले इस तरह कंट्रोल होती थी। मैं भी तो इस बात को यही बात कर रहा हूँ और मैं मानता भी हूँ, और मेरे से पहले और मेरे से बाद पैमरा भी इसी तरह कंट्रोल होता था। तो मैं ये चाहता हूँ एक जिम्मेदार, आपके दौर में कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए तो आप निकाले गए ना, आपको भी मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मुझे मालूम है। तो मैं ये एक मैच्योर पाकिस्तानी सिटीज़न की होने की वजह से मैं ये चाहता हूँ कि हम अब इतराफ़ात से आगे निकलें, अगले स्टेप पे जाएं। इतराफ़ कर लिया हमने, अब मेरे बाद वाला चेयरमैन भी ब्लैकमेल ना हो। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने के बाद जो चीफ़ जस्टिस आए वो भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, वो भी ब्लैकमेल ना हो किसी से, वो भी किसी की थ्रेट में ना आए, उसको भी मजबूर करके या किसी थ्रेट करके उनसे भी काम न करवाए जाएं, फैसले का कत्लेआम ना इंसाफ का किया जाए। ये मैं चाहता हूँ, ऐसा सिस्टम हो। ये जो प्राइम मिनिस्टर होते थे ये भी कर्नल लेवल पे डील हो रहे थे। मैं नाम ले लेता हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का या दीगर ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा कि ये भी एक हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्या ये भी कंट्रोल हो रहे थे उस वक्त? देखिए, मैं कंट्रोल होने का तो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलाया जा रहा था। चला रहे थे वो कैसे चलाते थे, किस वजह से चलाते थे। मैंने आपको एक वाक़या कोट किया है, जो 25 नवंबर 2017 को जिस दिन धरने पे ऑपरेशन हुआ, उसमें सारे TV चैनल किस तरह बंद हुए। उस पर सब चीज़ें साफ ज़ाहिर हैं कि किस तरह काम इस मुल्क में होते हैं, इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलता है। तो वो कौन कंट्रोल करता था, प्राइम मिनिस्टर को लेवल क्या था, मुझे डायरेक्ट इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो बता देता। लेकिन चला रहे उनको भी एजेंसियाँ थी, ज़ाहिर है उनको। मैंने पहले कहा, मैंने कहा जो नेक्सस है ना, ये नेक्सस पार्लियामेंट को और जमहूरियत को कमज़ोर करता है। कोई प्राइम मिनिस्टर चाहे भी तो एक ख़ास दायरे से बाहर निकल के वो एक्ट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो फिर वो बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे कि नवाज शरीफ को निकाला गया। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में अफसर साहब, आपने कमीशन पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आपको वो तहफ़्फ़ुज़ात मुझे तो समझ आते हैं, ठीक है, कि एक 20वें 21वें ग्रेड का IG जो रिटायर हुआ, ठीक है, वो अब एक साबिक DGISA, साबिक आर्मी चीफ, साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक चीफ जस्टिस को बुलाकर उनसे पूछेगा कि ये तुमने क्या किया और तुम्हारा इसमें क्या रोल है, ये तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये वो, ठीक है। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात मुझे समझ आते हैं। आप क्यों इस तहफ़्फ़ुज़ात पर बहुत ज़्यादा वो थे, हालांकि चीफ जस्टिस कह भी रहे थे कि उनको मौका तो दीजिए? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कमीशन बनते रहे हैं, उनकी रिपोर्टें बाहर नहीं आईं और उस पर अमल भी नहीं हुआ। तो ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से ज़्यादा मेरी कोशिश थी भी और है भी कि बेहतर से बेहतर कमीशन बने, ज़्यादा हाई पावर्ड हो, उसके पास इख्तियारात ज़्यादा हों और वो कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन दे जिस पे अमल भी हो। ये मेरी एक कोशिश थी, मैंने उस पर किया और उस पर मुझे अदालत ने मुतमिन किया कि हम एक अपने दायरा कार से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, वरना फिर अदालत पे भी तनकीद होती है कि 184(3) के तहत आप लोग एग्जेक्टिव के मामलात में दखल देते हैं। तो मैं इसलिए इस बात पे मैं मुत्तफ़िक हूँ कि अदालत को अपने दायरा कार में रहना चाहिए, एग्जेक्टिव को स्पेस मिलनी चाहिए अपना काम करने की। तो अब जो बॉल है वो एग्जेक्टिव के कोर्ट में है। देखना यह है कि एग्जेक्टिव उन उम्मीदों पे पूरा उतरती है, जो ख़दशात हैं हमारे दिल में वो गलत साबित होते हैं, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि हो सकता है 2 महीने बाद आप सोचें कि आपके ख़दशात गलत थे, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि मेरे ये ख़दशात गलत हों और मैं गलत साबित हूँ और ये कमीशन इतना अच्छा काम करे और इतना अच्छा कंक्लूजन दे और उस पर अमल हो कि आइंदा के लिए इस मुल्क में आइन और कानून को तोड़ने की कोई ज़रूरत ना करे। बहुत शुक्रिया अफसर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं मरीम नवाज साहबा से थैंक यू अगेन अफसर भाई, थैंक यू। मरीम, आज जो समात हुई बड़ी एक लिहाज से गर्मा गर्म भी थी। शेख रशीद साहब को काफ़ी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जिसे कहते हैं ना, वो उनको काफ़ी शॉट्स करवाई और उन्होंने ये भी कहा कि आप जैसे लोग मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, जिस अंदाज में आप लोग काम करते हैं, पटिशनर बन जाते हैं, जो तोड़ फोड़ जलाओ घिराओ करते हैं, वो आपके हीरो बन जाते हैं और फिर बाद में जब वक्त आता है तो आप छोड़ के भाग जाते हैं, अपने मौक़िफ़ पर भी कायम नहीं रहते, कम से कम उस पर ही कायम रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मोमिन जो होता है उनको मोमिन होने की मिसालें भी दी। और शेख रशीद साहब, आपको पता है, ख़ुद को वो ख़त्म नबूवत का मुजाहिद भी कहते हैं, ठीक है। तो आप काइंडली पूरा आज की समात को अगर एलेबोरेट कर सकें, जो अहम चीज़ें आज की जो आपने सुनी, नोट की।
सबसे पहले तो ये कि क्योंकि ये नज़रसानी का केस था और सारी दरख्वास्तें वापस हो गई हैं सिवाय शेख रशीद की दरख्वास्त के, तो वो जो दरख्वास्त थी वो जो है वो आज कॉल की गई। और ज़ाहिर है कि जब शेख रशीद की दरख्वास्त रह गई थी तो उन्होंने ही पहले रोस्टम पे आना था। शेख रशीद साहब क्योंकि अब वो वाला दम हम नहीं रहा तो काफ़ी खामोश थे, और जब वो रोस्टम पर भी खड़े थे तो वो अपने वकील से कुछ कदम पीछे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बात करने की भी कोशिश नहीं की। मतलब क्योंकि वो सुबह से देख रहे थे कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की अदालत के अंदर बात करना शायद इतना आसान नहीं होता, और उनको वो आइडिया आज 2-3 घंटे अदालत में बैठकर हो गया। तो 2-3 घंटे शेख रशीद साहब को बिठा के रखा गया और शेख रशीद साहब के सामने जो वकला के साथ हुआ तो मरीम नवाज़ उस तरफ इशारा कर रही हैं कि शेख साहब को अंदाज़ा हो गया था कि सबकी क्लास लग रही है, मैं अपनी क्लास लगने का वेट कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर वो छक्के चौके नहीं मार सकूँगा जो अमूमन वो माहिर हैं जिसमें। और फिर यही हुआ कि जब उनके वकील आए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो अब अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले शेख रशीद साहब जो थे वो गायब थे, गालिबन वो कहते हैं वो चिल्ले पर थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में वो दरख्वास्त वापस नहीं ली गई, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ होता है कि वो दरख्वास्त गुज़ार ख़ुद आके अपना मौक़िफ़ पेश करे या लिख के वकील को दे दे। आज जब उन्होंने वापस की तो पहले तो बड़ी पुरसकून तरीके से तहरीरी हुक्मनामा लिखवा के उनकी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दी गई। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फैज़ ईसा के निशाने पर आए शेख रशीद, और फिर उन्होंने वही सवाल जो कि वो पहली समात से दोहरा रहे हैं कि किसके कहने पे आपने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, सिर्फ ये बता दें। और फिर उन्होंने कहा कि बस सच बोल दें। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा कि सच सबको मालूम है लेकिन बोलने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि शेख रशीद 100 बार भी पूछा जाए तो सच नहीं बोलेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने अपनी अदालत के ऊपर भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनकी अदालत बाहर से मैनेज होती रही। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी अदालत को ये कहा जाता था कि आप बैरूनी कंट्रोल में है अदालतें, तो ये जो मौजूदा केस है ये उसकी मिसाल है कि तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें एक साथ दायर हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस अदालत में फ़ैसले होने से पहले ये फ़ैसला भी किया जाता था कि किस दरख्वास्त को मुकर्रर करना है और किसको दबा देना है 4 सालों के लिए। फिर और ये मैनिपुलेशन होती थी बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो मैनिपुलेशन की जाती थी अब उसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर उन्होंने बार बार रिपीटेडली शेख रशीद से के वकील को इससे ये सवाल किया कि आप बताएं कि आपने किसके कहने पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, और अगर आप समझते हैं कि वो ऑर्डर ठीक था तो फिर आप अब इस केस को प्लीड करें, आप पीछे क्यों हट रहे हैं। फिर उन्होंने आखिर में शेख रशीद को मुखातिब करके एक सवाल भी किया जिसका जवाब शेख रशीद साहब ने देने की कोशिश की, लेकिन वो उनको देने नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने उनसे ये सवाल किया कि आप अब जो है वो कौम की खिदमत जारी रखेंगे या आपने फ़ैसला कर लिया कि अब आप घर बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो वो बड़ी क्लासिक किस्म की एक शॉट थी उनको बताने की कि हमें पता है कि आप चिल्ला काट के आए हुए हैं। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने उन्हें ये कहा, उसमें शायद ये भी एक वो जिसे कहते हैं ना एक सार्केज़म था कि जो इस कौम का आपने पिछले कई दहाइयों में खिदमत करके हाल किया है तो अभी भी वो जारी रखना चाहेंगे जब अब माफ़ करेंगे। और जब रिपीटेडली उनसे सवाल करते रहे चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा और जवाब नहीं आया तो उन्होंने कहा बस ठीक है, आप ना बोलें सच, आप नहीं बोलना चाहते, ख़त्म बात। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात की कि जब ये फ़ैसला आया था फैज़ाबाद धरना केस का तो उसके अंदर ISI की रिपोर्ट के अंदर शेख रशीद का जिक्र था। कोई अदालत ने शेख रशीद को नहीं कहा था कि वो ख़त्म नबूवत के एहतजाज में शामिल थे या उसकी जो है वो हमायत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंटेरियन थे और आप काफ़ी जाने माने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो आप ISI के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लेते। तो उस पर उनके वकील ने कहा कि नहीं उस वक्त तो शेख रशीद साहब जो थे वो मिनिस्टर नहीं थे। तो उन्होंने कहा मिनिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है शेख रशीद साहब को, काफ़ी पॉपुलर काफ़ी पावरफुल किस्म के पॉलिटिशियन है हमेशा से। और उसके बाद जब शेख रशीद वाला मुद्दा सिमट गया तो अटॉर्नी जनरल ने जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है फैज़ाबाद धरने के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए, उसके TORs अदालत में पढ़ के सुनाए। तो अदालत की जानिब से एक ये TOR आज उसमें शामिल करवाया गया कि ये भी शामिल करें जो इंक्वायरी कमीशन है उसके TOR के अंदर कि जब नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई तो वो 9 की 9 दरख्वास्तें एक साथ कैसे दायर हो गई, और क्या वो दरख्वास्तों का एक साथ दायर होना कोई हादसा था या फिर वो जो है वो तमाम किसी के कहने पर वो तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी। ये एक TOR ऐड करवाया गया, बाकी तमाम TORs पे अदालत मुतमईन है और उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस का ही इजहार किया है। जो TORs और इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है उसके ऊपर अदालत ने अब इंक्वायरी कमीशन को 2 माह दिए हैं और ये कहा है कि 2 माह के अंदर जब वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद अदालत फिर उनकी रिपोर्ट देख के जायज़ा लेगी कि आया ये आज़ादाना तहकीकात हुई या नहीं हुई, और फैज़ाबाद धरने केस के जो ज़िम्मेदारान हैं वो सामने आए, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। ठीक है मरीम, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं जाने से पहले नाज़रीन आपको 2 चीज़ें बता दूँ। एक तो जो इंक्वायरी कमीशन के TORs, एक तो ये है कि इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही
वो सैयद अख्तर अली शाह हैं, ये साबिक आईजी हैं, वो कर रहे हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। जबकि मेंबर्स जो दो उनके साथ हैं, एक ताहिर आलम खान साहब हैं, ये भी साबिक आईजी हैं, खुशहाल खान साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, यानी कि वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी वो हैं। और अब आपको ज़रा बता दें कि इसके TORs वो क्या हैं। एक तो ये कमीशन इस बात का तयन करेगा कि जो TLP थी उसने जो धरना दिया उसको क्या कोई गैर कानूनी माली और दीगर ज़राए से सपोर्ट मिल रही थी। फिर जिन लोगों ने TLP के धरने को सपोर्ट किया और फिर TLP ने धरने में जो नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की और जो नुकसान पहुंचाया उसका क्या अजाला किया गया, क्या कार्रवाई की गई, उस पर ये करेगी। फिर ये देखेगी कि जो चैनल मालकान और जो केबल ऑपरेटर्स जो नफ़रत अंगेज़ उस वक्त तकारीर चलाने में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ पैमरा ने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या कार्रवाई की। फिर वो कमीशन ये भी देखेगा कि ये जो उस वक्त नफ़रत फैलाई गई इसका मुस्तकबिल में कैसे सद्देबाब किया जा सकता है, ये रिकमेंडेशन देगा। इसके अलावा ये कमीशन इस बात का भी तयन करेगा कि क्या किसी ने कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए किसी सरकारी अफसर या पब्लिक ऑफिस होल्डर पर भी जिम्मेदारी आयद होती है इस धरने की। इसके अलावा ये कमीशन जिम्मेदारी आयद करेगा जिस भी अफसर ने अपने आइन और कानून के ख़िलाफ़ काम किया और ये देखेगा कि क्या वो अफसर का ताल्लुक़ किसी इंटेलिजेंस इदारे से था, यानी कि जनरल फैज़ हमीद की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है। फिर ये भी कहेगा कि क्या मुस्तकबिल में ये कमीशन तय करेगा कि जो इस किस्म की रैलियाँ हों, पुरतशद्दुद एहतजाज हों, उनको कैसे डील किया जाना है, उसका फ्रेमवर्क तय करेगा। और ये कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। तो ये अब देखते हैं कि ये कमीशन क्या करता है। और आखिर में हम आपको जाने से पहले आपको जो हम चीज़ बताएंगे और दिखाएंगे वो है शेख रशीद साहब के 2 सवालात के जवाबात के उन्होंने दरख्वास्त किसके कहने पर नज़र सानी की फैज़ाबाद धरना फ़ैसला के ख़िलाफ़ दायर की थी, और दूसरा उनसे जो सवाल के मकबूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं या इमरान खान हैं, दोनों जवाबात ज़रा शेख रशीद साहब के सुन लीजिए। शेख साहब अज़ान हो रही है, बता दीजिए दायर भी अपनी मर्ज़ी से कीजिए ये रिव्यू आपने पिटीशन। आप खुदा पे यकीन करें, मैंने अपनी मर्जी से वापस ली है। दायर 7 साल पहले मुझे याद ही नहीं कब हुई। इमरान खान के साथ मैंने खुद वापस ली है। दायर करने की हिदायत कहाँ से आई थी? दायर अब 9 साल पहले की मेरी यादाश्त चिल्ला काटने के बाद खत्म हो चुकी है। शेख साहब इमरान खान के बारे में कुछ कहेंगे? इमरान खान, तुमने पहले भी ये बात पूछी है कि मैं 2 सीटों पर अवामी मुस्लिम लीग से 55 और 56 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे इंशाल्लाह सबकी हमायत हासिल है। PDM के खिलाफ लड़ रहा हूँ। PDM का सवाल करो ना, है जी, लेवल प्लेइंग फील्ड। इमरान खान को बाहर आते नजर आ रहे हैं या उनको जेल में ये इलेक्शन हो जाएगा? अपील करेंगे कि आपको वोट करें? मैं क्यों नहीं करूँगा? शेख साहब खान साहब जेल में ही रहेंगे इलेक्शन में? मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। किसी के लिए बुरा नहीं मांगना चाहिए, अच्छा मांगना। PTI के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आप? भाई वो मुझे सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, मैं क्यों खिलाफ लड़ूंगा किसी। मेरी तो 2 सीटों की इतनी सी पार्टी है। सर PTM और चलते हैं ना यार, फिर वहाँ भी यही काम है। पीटीआई का भी वोट मांग रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर को भी दुरुस्त कर रहे हैं, किसकी तरफ पे खड़े हुए हैं? मैं अपनी टांगों पे खड़ा हूँ। सर ये बताएं कि जमहूरियत खतरे में है या नहीं है सर? जमहूरियत खतरे में है या नहीं सर? जमहूरियत खतरे में कहाँ है? एक मकबूल तरीन वजीर आज़म मौजूद है, दुनिया का मकबूल तरीन। शेख साहब मकबूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है, इमरान खान है। खुदा की कसम अपनी थी, किसी की। शेख साहब मकबूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है, इमरान खान है। यार क्या बातें ऐसी करो असद यार। जी तो नाज़रीन, ये शेख रशीद साहब के जवाबात थे। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने अजान हो रही है अपनी मर्ज़ी से वापस लिया, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि तो आपने दायर अजान हो रही है, ये भी बता दें इस अजान के दौरान कि आपने किसके कहने पर की थी, तो उन्होंने कहा ये मैं भूल चुका हूँ, पुराना वाक़या है, मुझे याद नहीं है। यानी कि उन्होंने तरदीद नहीं की कि किसी के कहने पर दायर की थी, तो यकीनन किसी के कहने पर दायर की थी। और दूसरा, जब उनसे पूछा कि इमरान खान मकबूल वज़ीर-ए-आज़म है या नवाज शरीफ, क्योंकि वो अभी भी PTI का वोट मांग रहे हैं और उन्होंने कहा कि PTI को उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो उस पर वो घबरा गए और उन्होंने कहा कि असद ये सवाल ना करिए, यानी कि वो इसका मतलब है अगर उनको मालूम था कि अगर वो जवाब देंगे
तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा कि एक और चिल्ले पर भेज देंगे। तो ये आज की अपडेट थी। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।